मॉर्निंग लाहौर, एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, कोरोना वायरस की सूरत हाल एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और आपको पता है कि इस हवाले से कल NCOC में होने वाले इजलास में बहुत से अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें एक ये भी कहा गया है कि स्कूल दोबारा बंद हो जाएंगे। तो खुदारा हुकूमत की जानिब से जो भी SOPs जारी किए जा रहे हैं ना, उन पर अमल दरामद जरूर करें और इस मोहलिक वबा से बचाव के लिए इंतजामिया से भी भरपूर ताउन करें, खुद भी इस मोहलिक वायरस से बचे और दूसरों को भी बचाएं। मैं तो कहूंगी कि मास्क के इस्तेमाल को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। कोरोना वायरस की तबाहकारियां इस वक्त जारी हैं और रोजाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो सामने आने वाले केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को हमें मिल रहा है और पाकिस्तान में मोहलिक वायरस हर घंटे में एक जिंदगी निगलने लगा है। इसी हवाले से कल होने वाले NCOC के इजलास में कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं, जिनमें मास्क पहनने की सख्ती से अमल दरामद करवाने, सूबे के 7 अजला में तालीमी इदारे बंद करने और तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है और मुल्क भर में जितने भी तफरीही पार्क्स हैं शाम 6 बजे बंद करने का भी फैसला किया गया है। और ये मोहलिक वायरस क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्यों बढ़ता जा रहा है, अवाम SOPs पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रही, वायरस की लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देख रहे हैं कोरोना के बायस कल जो फैसला हुआ है कि तालीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए गए हैं, तो मुझे बताइए क्या बच्चों में केसेस बढ़ रहे थे और वो कैरियर के तौर पर आगे केसेस फैलाने के उस पे थे, सबब बन रहे थे? बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है ना जी, इनमें एक्टिव डिजीज कम होती है, लेकिन ये कैरी कर लेते हैं और ये घरों पे ले आते हैं। जब लास्ट टाइम भी स्कूल खोले थे तो जब हम उनकी रैंडम टेस्टिंग कर रहे थे तो जब भी किसी स्कूल में 2 बच्चे पॉजिटिव होते थे स्कूल बंद कर दिए। अब बात यह है कि जब एक एपिडेमिक होती है तो फिर इंडिविजुअल फैसलों को उनकी अपनी लॉजिक के एहसास से नहीं देखा जाता। अब जैसे आप बाजार बंद कर रहे हैं तो अगला सवाल आएगा कि आप बाजारों से फैल रही है, आप शादी हॉल बंद करें, तो ये फिर सोच खत्म हो जाती है। ठीक है, तमाम वो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं राइजिंग ट्रेंड को, उनको आपको रोकना होता है। अब अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पे अगर हमने अमल किया होता वो थी SOPs, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन क्योंकि लोग SOP नहीं अमल कर रहे और वो एक आसान तरीका था इसको कंट्रोल करने का, अगर वो आसान तरीका नहीं अपनाएंगे तो यकीनन ग्रेजुअली हुकूमत को ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बेशक ऐसी है। और सर, जिस तरह तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जी मेरे नजदीक तो बिल्कुल आ चुकी है। असल झगड़ा ये है कि लोग लहर को कंपेयर करते हैं पीक से। ठीक है, जो जून में या नवंबर में थी वो तो उस लहर की पीक थी, लेकिन अगर आप उस लहर के शुरू होने पे जाएं तो हम बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल में मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं। तो लहर में तो हम आ गए। अब आप समझते हैं कि लहर और पीक एक लफ्ज है, ऐसा नहीं है। अब इस लहर की पीक कहाँ आती है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा रोल ये है कि हम उस पीक को आने से रोकें। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है? जी बिल्कुल हो चुकी है। और वो क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है जो 1-2 रोजा हो, जब 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते मुसलसल ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ये लहर ही है। और लहर के आने की बड़ी लॉजिक थी, बड़ी वजह थी कि लोगों ने बिल्कुल तमाम हिफाजती इकदाम को पसे डाल दिया था। तमाम जिंदगी नॉर्मल रूटीन पे चल रही थी, बल्कि एक दूसरे को लोग एडवाइस करते थे कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, कुछ नहीं होता। मतलब अगर ग्रुप में किसी एक ने पहना होता था तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मेरे साथ तो ये दिन में 25 दफा होता। और जब आप किसी को भी कहें, और लोग जिन्होंने मास्क पहने भी होते थे, दिन में मुझे कम से कम 40-50 ऐसे मौके आते हैं जब मुझे लोगों को ये याद दिलाना पड़ता है कि ये मास्क गले में लटकाने या हाथ में पकड़ने से आपको फायदा नहीं देगा। तो बदकिस्मती से क्योंकि लोगों ने ये सब कुछ, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में, ये एक ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि आप पाबंदियों को कबूल नहीं करते। और हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी पाबंदी भी नहीं है और ये किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ, तो अब हमें फिर ज्यादा सख्त फैसलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो सर, तालीमी सरगर्मियां जारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि पहले ही 8 माह बंद रहे तालीमी, जितने भी स्कूल्स थे, जितनी भी सरगर्मियां थी वो बंद रही। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि तरजीही बुनियादों पर जो उस्ताद हैं या जो तलबा हैं उनको वैक्सीनेशन लगा दी जाए? तलबा की बारी तो अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश करना। सो जो लोग एट रिस्क हैं सबसे पहले वैक्सीन, और हमने टीचर्स का उसमें डाला हुआ है। तमाम वो लोग जो पब्लिक इंटरेक्शन में ज्यादा आते हैं, जिसमें बसों के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लोग, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब शामिल है और इनकी बारी अब आ जाएगी। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि बदकिस्मती से जिसको हम तालीमी सरगर्मियाँ कहते हैं, हमें उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका है जब हमें सारे अपने
मुआशरती पहलुओं पे गौर करना चाहिए। ये कैसी तालीम हम दे रहे हैं जो लोग उस पर अमल ही नहीं करते, जो उनको बताया जाए उनकी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए। तो हमें अपने तालीमी इदारों की परफॉर्मेंस, तालीमी करिकुला, ये एक मौका है जिस पे हमें हर सूरत इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि ये तालीमी सरगर्मियाँ हमारी किस नौइयत की हैं, कि हम ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो किसी बात को सुनते ही नहीं, उस पर गौर ही नहीं करते। तो अगर टीचर्स का उसमें डाला गया है तो ये क्या तीसरे मरहले में स्टार्ट होगा या कब स्टार्ट होगा? तीसरे मरहले में स्टार्ट होगा। दूसरा मरहला की प्रायोरिटी सेट कर दी गई ना कि जो सबसे ज्यादा एट रिस्क है, जैसे 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे, फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, अब उसके बाद 60 साल पे आ गई बात, अब 60 साल तक आ गया, और अब अगली लहर में टीचर्स और ये लोग जो इंटरेक्शन में पब्लिक में ज्यादा है, इनकी बारी आ जाएगी। लेकिन कई तिब्बी माहिरीन का ये भी ख्याल है सर कि जब तक 70% अवाम को या आबादी को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती तब तक आप SOPs को ना उठाएं। इवन उसके बाद भी नहीं उठाएंगे आप। अच्छा, इसलिए कि 70% का फिगर जो है वो ये है कि वायरस के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं और एपिडेमिक फैलने के इम्कानात कम होते हैं। इंडिविजुअल केसेस फिर भी होते रहेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते रहेंगे। तो ये एक अभी जब तक एक जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि पॉपुलेशन में एज ए होल एक इसके खिलाफ एक कुव्वत मुदाफ़ियत ना पैदा हो जाए और वायरस को फैलने का मौका ना मिले, तब तक हमें वायरस के फैलाव को रोकना होगा। दूसरी बात, ये जो वैक्सीन के बारे में गलत तस्वुर है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। तो 70% वैक्सीन लगाने के बाद जो बेस्ट वैक्सीन की प्रिवेंशन है वो 92% है, और ये 68% से लेके 92% के दरमियान चलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 लोग अगर वैक्सीन लगवाएं तो एक को फिर भी कोरोना हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारी आबादी जहां 22 करोड़ है, वहां जब हम 70% को लगा लें तो 1/4 15% लोगों को फिर भी, तो हमारा 15% कहाँ बनता है जाके, वो तो लाखों में बनता है। तो इसलिए असल बात जो लोगों को बावर करानी है वो ये है कि वैक्सीनेशन भी आपको उस तरह की आज़ादी नहीं देती जिस तरह की आपके जहन में है। क्योंकि सबका माइंडसेट ये बना हुआ है ना, अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम फिर एहतियात छोड़ सकते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि असल झगड़ा इस वक्त माइंडसेट और एटीट्यूड और परसेप्शन तब्दील करना है। तालीम याफ्ता लोग भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, गैर तालीम याफ्ता तो चले हमारी एक है इशू कि उनको आप कैसे समझाएं, लेकिन असल बात यह है कि ये माइंडसेट और परसेप्शन तब्दील करनी पड़ेगी। वैक्सीन भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं खेलने जा रही कि तमाम आबादी एकदम महफूज हो जाए। लेकिन सर देखा गया कि जब पहला मरहला स्टार्ट हुआ, जब हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगनी थी, तो वो बहुत ज्यादा खदशात का शिकार थे और तजब्जुब का भी शिकार थे कि वो नहीं जा रहे थे वैक्सीन लगवाने। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है जी। एक तो ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस सदी को कहता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी की और मिस इन्फॉर्मेशन की सदी है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पॉजिटिव तो प्ले किया मीडिया ने, लेकिन नेगेटिव भी बहुत। आप जो चाहे खबर बना के व्हाट्सएप पे चढ़ा दें और जो सनसनी फैलाने वाली खबर हो वो एकदम वायरल भी हो जाती। तो लोगों के जहनों को मुतासर कर रही हैं इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, और लोग एक तजब्जुब, जिस तरह मुझे फोन आता है कि जी कौन सी वैक्सीन अच्छी है, तो मैं कहता हूँ जी जो आपको जल्दी लग जाए, ठीक है, क्योंकि आप जब 3 हफ्ते या 5 हफ्ते या 8 हफ्ते किसी नई वैक्सीन का इंतजार करेंगे तो उस दौरान कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो वैक्सीन वही अच्छी है जो आपको जल्द मिल जाए। दूसरी बात, लोग इंतजार में है कि प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन बरामद करने की इजाजत मिलेगी तो हम तब लगवाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का जब वैक्सीन आएगी तो उसकी कीमत इतनी होगी कि हमारे एवरेज लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। अगर एक घर में 6 लोगों को वैक्सीन करवानी है और 20,000 फीकस खर्चा आता है, तो कितने लोग हैं जो 1.25 लाख रुपया वैक्सीन पे लगा लेंगे? तो मेरे ख्याल में ये तमाम जो लोगों की सोच है ये अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कैटेगरी में ही शुमार की जा सकती है कि उनको पहले तो फौरन वैक्सीनेट करवाना चाहिए, उनको किसी वंडर ड्रग के इंतजार में नहीं रहना चाहिए। वही वैक्सीन आपके लिए सबसे फायदेमंद है जो आपको सबसे पहले मिल जाए, और वो हुकूमत जो लगा रही है इसी को लगवाना चाहिए। आम आदमी के लिए हमेशा ऑप्शन हुकूमती वैक्सीन ही रहेगी, वो प्राइवेट वैक्सीन तो उन चंद खुश किस्मत कह लें आप या प्रिविलेज लोग कह लें जिनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, जो लाख रुपया वैक्सीन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ तो एवरेज आदमी की तनख्वाह $2 से $3 पर डे है, वो कैसे लगवा सकते हैं? नहीं, तो अगर देखा जाए तो फिर सर गवर्नमेंट जो वैक्सीन लगवा रही है तो फिर लोग उस चीज के क्यों तजब्जुब का शिकार है? क्या इंतजामात की वजह से, इस वजह से है? ऐसा भी नहीं, या हम लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ हम लोगों ने जाना है। ये आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है, जो आपने पहले किया था कि लोग मास्क क्यों नहीं पहनते। अब मैं आपको इसकी क्या तौजीह दूं? इसकी कोई लॉजिक नहीं है। आप सिर्फ ये एक बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी है एक पॉपुलेशन में, और खाली हमारी पॉपुलेशन में नहीं, सारी दुनिया में। आपने देखा था इंडिया में भी यही हुआ। अभी भी लोग वहां पर भी वैक्सीन को कहते हैं, और बाकायदा पढ़े लिखे लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं और वैक्सीन ना करवाएं और इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं और इसके, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये एक बदकिस्मती की बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी सिर्फ इख्तलाफ हुकूमत से ये है कि
प्राइवेट इदारे ज़रूर इम्पोर्ट करें, मगर इखलाकी जिम्मेदारी हुकूमत की। प्राइवेट वैक्सीन शुड ओनली बी अवेलेबल एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को सरकार की तरफ से वैक्सीन लगना ना लगाई जा सके और वो मजबूरन प्राइवेट वैक्सीन। ये ज्यादती होगी कि अगर हम ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें लोगों को मजबूरन प्राइवेट वैक्सीन लगानी पड़े। ये होना चाहिए कि दोनों चीजें अवेलेबल हैं, आप जौन सी चाहें लगवाएं। लेकिन सर जो लोग जैसे दूसरा मरहला स्टार्ट हो रहा है, जो लोग हार्ट के मरीज हैं या शुगर के मरीज हैं, क्या उन्हें डायरेक्ट वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए या पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन 99% लोग सेफली ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर नहीं है वो प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग वुमेन में, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन पर ट्रायल नहीं किए गए। ठीक है। अब लोग पूछते हैं जी कि वो ट्रायल कब होंगे? तो मेरा बड़ा सिंपल जवाब होता है, आप हमेशा यही चाहेंगे कि कोई अमेरिका में बैठी खातून पहले लगवाए, उसका नतीजा मिले और फिर हमारी खवातीन लगवाएं। तो ये तो ज्यादती है ना। वैक्सीन तो उन्होंने बना दी, तो ये ट्रायल तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं ये ट्रायल सेफ्टी का। सर हम क्यों नहीं वैक्सीन बना सकते? ये जी मैं तो इसके ऊपर बहुत देर से लिख रहा हूँ और मैंने हुकूमत को भी बड़ा शदीद तरीके से कहा है और अब इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि उस पर कुछ काम शुरू हो गया है। और ये हमने जो शो डाला था तो उसके बाद हमारी जीन सीक्वेंसिंग मशीन तो आ गई है वायरस की। अब हम सीक्वेंसिंग खुद कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ में वो एस्टेब्लिश हो गया। और मैं पूरा जोर दे रहा हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह इनको ये भी कन्विंस करूँ कि वैक्सीन भी खुद बनाए। और ये कोई ऐसा बड़ा तीर मारने की बात भी नहीं है। आजकल के दौर में अगर आप इतनी लेते हैं प्राइड के, हमने इतने मिसाइल बनाए, हमने बिल्कुल एटम बॉम्ब बना लिया, हमने फलान किया, तो वैक्सीन क्या है? कुछ भी नहीं है। ना उतना खर्चा है, ना उतनी एक्सपर्टीज है, और आजकल के दौर में तो एक्सपर्ट्स का मिलना कोई इशू ही नहीं है। ये सिर्फ नीयत की बात है। और अल्लाह करे कि इस कोविड से जहाँ हमने और चीज़ें सीखनी है, हम कुछ ये भी सीख लें कि सर्वाइव दुनिया में कैसे करना है और इस मुल्क को कभी हमें आगे भी लेके जाना है। और दूसरा सर, जब ये पाकिस्तान में चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीनेशन लगने के, अगर बिलखसूस लाहौर की बात की जाए तो लोग कितना जोशो खरोश के साथ खुद ही हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रायल के अंदर? ट्रायल में तो काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, इसलिए कि ट्रायल में एक तो लिमिटेड नंबर था, तो उसमें लोगों ने जाके पार्टिसिपेट कर लिया। आप खुद सोचें अगर लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ है तो उसमें 30,000 लोग ऐसे ढूंढना जो इंटरेस्टेड हो वैक्सीन लगवाने, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हम बात कर रहे हैं मैस स्केल वैक्सीनेशन। यहाँ पर आपको तजर्बा है कि इवन जब पोलियो के ड्रॉप्स लोग पिलाने जाते हैं तो फायरिंग होती है, लोगों को पोलियो वर्कर्स को कत्ल किया जाता है। सर जितनी भी वैक्सीनेशन आ जाए वो पोलियो की हो जाए, इसकी हर कोई तजब्जुब का शिकार होता है। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इसलिए हमारे लिए ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है कि लोग इसके ऊपर कन्विंस नहीं है। ये हमारा बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है, तालीम की पस्ती है। और मैं तो बता रहा हूँ, इवन जिसको हम तालीम कहते हैं वो तालीम नहीं है। वो डिग्रियां हम बांट रहे हैं, उनको इस काबिल कर रहे हैं कि वो नौकरियां हासिल कर लें, उसका तालीम से दूर का भी वास्ता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर शौकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन कोरोना कमेटी के हेड थे, और हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। आपको पता है कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कल एनसीओसी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि जनाब तालीमी सरगर्मियों को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा और स्कूल दोबारा से बंद कर दिए गए हैं इसकी वजह से कि कोरोना बढ़ता जा रहा है। और हमने क्या करना है, सिर्फ एहतियात ही कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन तो लगना शुरू हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर भी या उसको लगवा कर भी हमने सिर्फ एहतियात का दामन अपना साथ रखना है। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो भी कहते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। और उनका वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा गया एक जुमला, घबराना नहीं है, इतना मकबूल हुआ है कि पहले इस पर फिल्म बनने का आगाज़ हुआ और अब इस पर बाकायदा गाना भी बन चुका है जो मौसीकार साद अलवी ने तैयार किया। आप वो गाना सुनिए और मैं यहाँ पे ले रही हूँ छोटी सी ब्रेक। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो। आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाज़रीन, अमूमन देखा गया है कि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं या फन करने के मूड में होते हैं तो हम दूसरों की जिस्मानी साख्त को तनकीद का निशाना बनाकर, मजाक बनाकर तफरीह को जरिया बनाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर कोई मोटा हो हमारे सामने या ज़्यादा दुबला हो, सांवली रगत वाला कोई अफराद हो, उस पर हम जुमले कसते हैं। उनका मजाक बनाना तो जैसे हम लोगों का कल्चर बन चुका है। किसी भी शख्स की जिस्मानी साख्त पर जुमलेबाजी करना, तज़हीक और हित्तक अमेज इस रवैये को अपनाने को बॉडी शेमिंग कहा जाता है। बॉडी शेमिंग कोई नई चीज नहीं है, ये तवील अरसे से चली आ रही है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। जैसे गानों की दिलदादा हमारी कौम, तो वैसे ही चेहरे की रंगत पर मर मिटती है। बॉडी शेमिंग के मुर्तकिब अफराद ये समझने से कासिर होते हैं कि मजाक के तौर पर कसे गए इन जुमलों में ना सिर्फ दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह होते हैं, बल्कि इन्हें शदीद ज़हनी मसाइल से भी दो चार करते हैं। और जिसामत, जिस्मानी रंगत और कद के हवाले से ऐसे अल्फाज का चुनाव हमारे रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। बॉडी शेमिंग मुआशरे पर क्या असरात मुरतब करती है और मुतासरी शख्स की नफ्सियात किस तरह मुतासिर होती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं। डॉक्टर ताहिरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, हम देखे हैं कि हम बॉडी शेमिंग की शौकीन हम लोग हैं। हम लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों का जुमले कसते हैं। तो ये चीज़ें किसी जो मुतासरा शख्स है उसकी किस तरह जहनी सेहत और जहनी दबाव का शिकार हो जाता है लोगों के जुमलों की वजह से? बहुत बुरी तरह, यानी ये एक तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम देखते हैं कि इसकी वजह से अगर मैं साइकोलॉजिस्ट बात करूं तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जहनी दबाव में चले जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो एक्चुअल काम के ऊपर फोकस करने की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम उनका फोकस ये होता है कि जी मैं शायद अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मैं मोटा तो नहीं लग रहा, मेरी आंख टेढ़ी तो नहीं लग रही, मेरा नाक तो नहीं कहीं से टेढ़ा लग रहा, मेरी आवाज़ सही निकल रही है। क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कुछ बच्चियां जिनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, कुछ लड़के जिनकी आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, तो उसके ऊपर भी उसको उसी तरह से शेम किया जा रहा होता है। और फिर इसी तरह से कुछ जो लड़कियां या लड़के जो है मोटे होते हैं थोड़ा सा, उनको उनके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है और रंग के ऊपर इवन बहुत ज्यादा जो है क्लियरली आप अटैक्स कर रहे होते हैं। लोग देखते हैं कि ये तो ये नहीं, और आप वैसे ही आउटकास्टेड जो अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक ऐसी चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों में हमने देखा है, एक स्पेसिफिक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जो कि अक्सर अगर किसी का कोई ऐसा नक्स था भी या नहीं था, मगर कंपैरिजन में वो कहीं कंप्लेन कर दिया गया, कहीं बयान कर दिया गया, तो वो आपके जहन में हमेशा से रहना शुरू हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि ये बॉडी शेमिंग जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि जब हम अपने अडल्टहुड में जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं तो हमें तब फेस करना पड़ती है। ये बॉडी शेमिंग जो है और इवन रंग के ऊपर गोरा और काला होना जो है, इट इज सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई बच्चा जो है, यानी आप देखते हो कि एक जरा ज्यादा एक्टिव है, एक जरा स्लो है, इसी तरह से एक जो है जरा गोरा है, दूसरा सांवला सा है, या एक थोड़ा बेचारा अपनी सेहत में जरा तंग है और थोड़ा जो है ठीक ठाक है, तो वो वहीं से शुरू, हाय ये बेचारा, हाय ये देखो ये कमजोर हो रहा है, ये उतना एक्टिव नहीं। तो वो चीजें हम समझते हैं कि शायद ये बच्चा सुनता नहीं है क्योंकि ये बच्चा है, और हमें ये लगता है कि उसके दिमाग में नक्श होती है, उसके दिमाग के ऊपर ये चीजें बिल्कुल इम्प्रिंट हो रही होती है, और फिर वो अपने आप को इन्हीं लफ्जों के हिसाब से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और फिर जब वो आइडेंटिफाई करता है, यही चीज उसके साथ बड़ी होती जाती है। और फिर चाहे वो जितना मर्जी भी खूबसूरत है या नहीं है, मगर उसके दिमाग में ये चीज जो है वो बैठी हुई होती है कि जी मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, वैसा लग रहा हूँ। और फिर उसके ऊपर हमें एड ऑन जो चीज करती है वो हमारी सोसाइटी का एक रवैया है, जिसमें हमें पहले से मोटी लग रही हो, पहले से पतली हो गई हो, पहले से वाइट हो गई हो, ये भी कहते हैं। बिल्कुल, पहले से क्या किया तुमने। तो वो इस तरह के जुमले इतने ज्यादा आते हैं कि आप अपनी सेल्फ में वो कॉन्फिडेंस जो आपका होता है वो लूज हो जाता है। और ये आता है एक्चुअली हमारी सोसाइटी। और क्या डॉक्टर ताहिरा, ये यही वजह नहीं है तमाम तर जिसकी वजह से हम लोग एक रंग गोरे होने की रेस में दौड़ पड़े हैं लोग? देन हम देखते हैं कि जिम्स भरे हुए हैं, लोग वहां पर जाके कर रहे हैं कि हम लोग की बॉडी बन जाए, हम लोगों शेप में आ जाए, इस चीज में आ जाए, और हम लोग जितने भी लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं हम उसका निशाना ना बने। हाँ, बेसिकली बात तो आपकी यही ठीक है बिल्कुल, कि बहुत सारे टाइम पे हम रंग गोरा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस काले रंग की नहीं है, विच इज रियली शेमफुल फॉर अस, बिकॉज
हमारा, तो मैं रिलीजन को अगर कोट करूंगी तो हमें पता है कि पहला, अगर आप खुतबा आपको याद हो, बिल्कुल ऐसे ही है, जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया था, किसी गोरे को काले पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई तकलीफ वो हासिल नहीं है। मगर हमने वो जो एक खास इवन वो एसेंस था वो चीजों का, उसको छोड़ के हम गोरे रंग के पीछे, रंग और नस्ल के पीछे बहुत ज्यादा हम भागना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा हमने क्लासिफिकेशंस कर दी। मुसीबत ये है कि आप ये देखो कि वो लड़की जो बेचारी रंग में थोड़ी सी सांवली होती है ना, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी नहीं उस तरह से होते, उस तरह से उसके रिश्ते भी नहीं आते। और फिर टीवी और मीडिया में आने वाली जो कमर्शियल्स हैं, जिस तरह से हम देखते हैं हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो किस कदर अपनी बॉडी में जो है वो कवी हैं, कितना वो अपने आप को शेप किया हुआ है, रंग कितना गोरा है। एक एक्ट्रेस आज आई थी, वो कल तक तो हम जैसी थी, आप नॉर्मल, मगर वो कुछ दिनों बाद बाकी सब जैसी होगी, बिल्कुल एक्ट्रेसेस की तरह, बिल्कुल। तो वो हमारे लिए, क्योंकि हम मीडिया जो है या विजुअल मैसेजेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करते हैं। वो जब हम देखते हैं कि अच्छा ये कल तो ऐसा था और आज ऐसा हो गया, ओह इस एक्ट्रेस ने इतनी जल्दी वेट रिड्यूस कर लिया, इसने इस तरह कर लिया, या इसका नाक यूं सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, यानी ये चीजें हम जब देख रहे होते हैं तो फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम भी अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, और इसी तरह बेहतर क्या, वो जो करेक्टेड चीज है उसको मजीद इनकरेक्ट करने की तरफ, या समटाइम्स करेक्ट भी होती हैं चीजें, चले जाते हैं। बेसिकली जो विजुअल मैसेजेस हमें मिलते हैं, जो हमारी इधर उधर की चीजें होती हैं, उनकी वजह से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर हम जिम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज हमारा वेट वाकई ही जो है वो इंक्रीज कर चुका हुआ है, या हम अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसके ऊपर तो आप जिम रोज कीजिए और जरूर करना भी चाहिए, क्योंकि सब में एक ये भी खौफ आ गया है डॉक्टर ताहिरा कि अगर हम परफेक्ट नजर नहीं आएंगे, हम वाइट नजर नहीं आएंगे, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते सोसाइटी में, और हर टाइम फिर वो एक दबाव का शिकार रहते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़हनी दबाव का शिकार रहने के साथ साथ बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को इवन जैसे मैंने बॉडी डिस्मॉर्फिक की एक मिसाल दी है कि ये वाला एक मसला जो है वो शुरू हो गया, मेरे नाक इतना सा टेढ़ा क्यों, ये सीधा क्यों नहीं होता, हालांकि वो टेढ़ा नाक जो है वो एक नेचुरल चीज होती है। सबकी बॉडी में लेफ्ट और राइट में कुछ ना कुछ फर्क होता है, ये नेचुरल होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं सकता। और इस डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों में चला जाता है, लोग एंग्जाइटी का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं, सोशल आइसोलेशन में इवन लोगों के सामने जाने से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि लोग उनको जज करना शुरू हो जाते हैं। ये बॉडी शेमिंग, रंग और जो दाने, जो एक्नी वगैरह बच्चों के चेहरों के ऊपर बनी हुई होती, उसकी वजह से बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और फिर मसला ये होता है कि आप जब उनको काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, जब आप उनको बता भी होते हैं कि सी यू आर ऑल फाइन, ये तो अपनी अपनी चीजें होती हैं, तो वो चीज उनके ऊपर उस तरह से इम्पैक्ट भी इतनी जल्दी नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही है। अनटिल अनलेस एक तो ये चीज होती है कि लोगों ने इमेज, उनका सेल्फ इमेज जो है वो इतना ज्यादा उनकी नजर में खराब कर दिया होता है कि वो अपने आप को जो चीज मेरे ख्याल से एक चीज नहीं भी होती ना, तो उसको भी बार बार जब कहा जाए तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। शायद ये नुक्स है हमारे अंदर। बिल्कुल ऐसा है। मैं बताती हूँ कि मेरा अपना एक बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में आई लॉस्ट वन ऑफ माई फिंगर। अच्छा, अब वो मेरा जब वो हो गया तो मुझे उसके बाद उन्होंने जी, मेरे घर वाले, मेरे क्लास में सब लोग हाय बच्ची, हाय ये, हाय वो। अच्छा, उस चीज ने मुझे इतनी टाइम हैम्पर किए रखा कि मैं अपने एक्चुअल कामों के ऊपर फोकस करने की बजाय मैं ट्राई करती थी अच्छा ये किसी को नजर ना आए, कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे इसके ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं, मेरे ये नहीं, वो मेरी परफॉर्मेंस खराब होती थी स्कूल में। अल्टीमेटली आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ कि इट इज दैट्स हाउ इट इज, मुझे इसे ऐसे ही कबूल करना है। तो मैं अपने आप को बेहतर तौर पे एक इंडिविजुअल के तौर पे प्रेजेंट भी कर पाई, और मैं अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर कर पाई चीजों में। तो मैंने देखा है कि जब आप अपने किसी नुक्स को, चाहे वो एक्चुअल हो या ना हो, जब वो आपको आइडेंटिफाई करवा दिया जाता है, तो आपका सारा फोकस उस पे चला जाता है और एक्चुअल चीजें खत्म हो जाती हैं। और एट द सेम टाइम आपका सेल्फ इमेज क्योंकि बहुत पुअर हो जाता है, हम इसको कहते हैं कि आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप जितने मर्जी अच्छे हों, आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा होता है। चीज ये भी होती है जब हम सुबह अगर तैयार हो रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, और हमें घर से बाहर निकलते वक्त ही कोई कहते ना तुम आज अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं बने हुए, हमारा पूरा दिन खराब गुजरता है, हमारा ये ध्यान होता है यार आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। और उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हम जो है बेसिकली हमारे यहाँ पे जो एक सेल्फ एस्टीम एक लफ्ज होता है हमारी जुबान में,
कि हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, और जब हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं, दूसरे हमारी तारीफ कर दें तो क्या ही बात है, और दूसरे हमारी तारीफ ना करें किसी एक दिन, तो उस दिन तो हम समझते शायद हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, किसी एक बंदे ने हमें नोटिस नहीं किया तो हम उस दिन भी बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसमें फिर हमारे सारा ध्यान उन चीजों के ऊपर जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को द वे यू आर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने आप को वैसे कबूल कर लें, करना शुरू कर दें, तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं। जब आप अपनी कमियों को, कमजोरियों को, अपने काले रंग को, अपने सांवले रंग को, अपनी छोटी हाइट को, अपनी किसी भी कमी को खुद कबूल कर लेते हैं अपने दिल से कि यस इट इज दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली, तो मैं ऐसे ही है, और मैं अपने आप को ऐसे ही कबूल करता हूँ, ऐसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर आप देखेंगे कि लोग ऑटोमेटिकली उनका रवैया आपकी तरफ चेंज होना शुरू हो जाता है। बेसिकली लोगों का रवैया भी आपकी तरफ उस वक्त चेंज होता है जब आप खुद बड़े कॉन्शियस हो रहे होते हैं अंदर, या लोग आपको नहीं भी बात कहते मगर आपने अपने दिल में वो बात रखी हुई होती है कि अच्छा ये आपके अपने दिमाग के अंदर ये बात होती है। तो फिर लोग उसको आइडेंटिफाई करके समटाइम्स आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और समटाइम्स एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे मगर आप अपने ही अंदर सोच के उस चीज की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। So basically it's all about to accept yourself the way you are. This is the most beautiful. आपकी हाइट छोटी है, आपका रंग काला है, आप के चेहरे पे पिंपल्स बने, इट्स फाइन। अगर आपके जो है वो हाथ उतने खूबसूरत नरम और नाजुक जो है वो नहीं है, आपके नेल्स अच्छे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आता वो सेट स्टैंडर्ड आया कहाँ से। हम नहीं बनाए हुए, हमारी सोसाइटी ने वो सारे स्टैंडर्ड्स जो है ना वो सेट किए हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे मैंने कुछ चीजें, खूबसूरत चीजें मैंने आइडेंटिफाई की है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ही। जैसे मैंने रिसेंटली देखा जो एक वन ऑफ हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने एक बहुत वेरी गुड स्टेप, मतलब प्लस साइड मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एट द सेम टाइम मैंने देखा एक इंटरनेशनल ब्रांड ने एक बच्ची जो थी वो डाउन सिंड्रोम के साथ उन्होंने अपनी मॉडल के तौर के उनको लिया। इसी तरह से मैंने देखा एक डाउन सिंड्रोम बच्ची को एज ए जो है वो एयर होस्टेस के तौर पे। तो ये वो चीजें हैं एक्चुअली जो हमें जो बेस्ट स्टेप्स हमें लेके आने की जरूरत है, ताकि लोगों में वो जो एक अजीबोगरीब किस्म की दौड़ लग गई है ना, खूबसूरत से खूबसूरत तार शक्ल में, किरदार में नहीं, शक्ल में खूबसूरत से खूबसूरत तार लोग नजर आना चाहते हैं, मगर अपने वो चीजें जो कि एक्चुअली इंसान को खूबसूरत बनाती है, जो उनके रवैये हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, उनका कंडक्ट है, बेसिकली अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ उनका ताल्लुक है, इन चीजों के ऊपर लोगों का फोकस नहीं है। महंगी से महंगी क्रीमें खरीदने के ऊपर है, प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर है, और इसी तरह से जो है वो कि हम बेहतर से बेहतर और महंगे से महंगा कपड़ा पहन लें। बिल्कुल ऐसे ही है। एप्रन हम कैसा लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अगर आप अपने इनर को बेहतर वही मैं अभी आपने जैसे कहा कि प्लास्टिक सर्जरी लोग करवाना शुरू हो गया, मतलब इतना दिमागी वो तनाव का शिकार हो गया है कि वो अपने चेहरे के साथ इस तरह की हरकत करने पे मजबूर हो गए कि प्लास्टिक सर्जरी कराना शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं इसको ये समझती हूँ कि बहुत सारे टाइम पे जैसे हमने देखा कि अज़ा जो है ना डिस्प्ले वो उसको रिप्लेस किया जाता है, विच इज रियली गुड। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका काम हैम्पर हो रहा है या वाकई कोई नक्स है, डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं ये नक्स है, आप उसको ठीक कर सकते हैं या आप करवाना चाहते हैं तो आप उसको जरूर करवाइए। मगर अगर आप सिर्फ बावजह शौक जो है अपनी कुछ चीजों को, और वो आपके जहन में एक सोच है कि ये चीज मेरी ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करवाने के लिए अगर आप बिला वजह सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं, तो टेलिंग यू द ट्रूथ, अक्सर सर्जरीज, अक्सर क्रीमें बिल्कुल वो आपको रिजल्ट्स नहीं देती, बिल्कुल ऐसे ही आप चाहते हैं कि जी ये होना चाहिए। और फिर नुकसान क्या होता है भला, हम ये देखते हैं कि लोग अपने नाक को सीधा करवाने के लिए, अपनी आईज को और खूबसूरत बनवाने के लिए, और पता नहीं क्या लिप्स को बड़ा करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए क्वैक्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पे उनको सस्ती चीजें जो बहुत ज्यादा मिल रही होती हैं, सस्ते उनको ट्रीटमेंट्स मिल रहे होते हैं, वो वहां चले जाते हैं। और उन सस्ते ट्रीटमेंट से ना सिर्फ उनका नुकसान होता है, बल्कि वो पहले से भी उनकी चीजें खराब होना एक्चुअली खराब होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उनको सीधा करवाने के लिए किसी बेहतर प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है। एग्जैक्टली ना खत्म होने वाली एक दौड़ होती है बेसिकली। अगर आप अपने आप को कबूल कर लें द वे यू आर, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, तो आप देखेंगे दूसरे भी आपको मोहब्बत भी करेंगे, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो डॉक्टर ताहिरा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जिनको आप
बताती होंगी कि चीजें, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं वो लोग? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, हम ये देखते हैं कि एक तो लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आती है, क्योंकि लड़कियों के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो अक्सर वेट बहुत जल्दी गेन कर जाती हैं, और फिर क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा लेजीनेस के ऊपर बेस करती है, हम ये देखते हैं। तो उसकी वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे वेट इंक्रीज कर देते हैं। फिर गोरा रंग जो है ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लड़कियां शायद बहुत ज्यादा ना कॉन्शियस हैं कि उनको रंग गोरा ही शायद एक्सेप्टेबल है। और उसमें मैं समझती हूँ कि वो जो रिश्ते लेके आने वाली आंटियां हैं ना, वो खास तौर पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो मर्द हजरात खास तौर पे रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि औरतों को इतना ज्यादा उन्होंने उसमें एक क्वेश्चन में डाला हुआ है कि जी ये परफेक्ट एक औरत होनी चाहिए, वो एक इंसान होती है जैसी भी हो। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो लड़कियों में ज्यादा डिप्रेशन और उनको जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो पैदा कर देती है। और फिर अल्टीमेटली ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि वो एक बॉडी डिस्मॉर्फिक हमें बड़ा ही कॉमन नजर आता है। इस बॉडी डिस्मॉर्फिक वाले इंसान जो होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी चीज के ऊपर, चाहे उनका वो एरर जो है वो करेक्ट भी हो जाए, उसके बाद भी उनको लगता है कि ये अब ये सीधा हो गया, अब ये टेढ़ा हो गया। दे नेवर सेटिस्फाइड। ये एक पर्सनैलिटी टाइप जो है वो भी होती है कि लोग जो है अपनी जो सही भी चीजें होती हैं उनके बारे में भी बड़ा कॉशियस होकर उनको सही करवाने की कोशिश करते हैं। जिसकी मिसाल हमारे पास माइकल जैक्सन, जिस तरह से कि ही ऑलवेज रिमेन इनटू दिस के एग्जैक्टली ये ठीक है, और अल्टीमेटली वो जो है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। इसी तरह से हमने रिसेंटली एक वो भी देखा होगा, एंजेलिना जूली को कॉपी करते हुए लड़की ने अपनी शक्ल को। तो इस तरह के लोग जो है बेसिकली उनको एक तो बॉडी डिस्मॉर्फिक जो है वो बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं जिनको होता है, और उसके साथ साथ जो है उनको सेल्फ अपना एक्सेप्टेंस जो है द वे दे वांट उस तरह से नहीं होता। और डिप्रेशन अक्सर हम देखते हैं कि लोगों में मेजर कॉजिंग जो होती है चीज वो ये होती है, मगर उससे भी पीछे सेल्फ इमेज है। सबसे पीछे सेल्फ इमेज है, हाउ आई एम, मैं अपने आप को देखता कैसे हूँ, मैं अपने आप को पहचानता कैसे हूँ, और मेरी सेल्फ एस्टीम कितनी बेहतर है और कितनी पुअर है। अगर मैं हमेशा तब अपने आप को काबिल कबूल और एक्सेप्टेबल समझता हूँ जब दूसरे मुझे तारीफ करते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है, ना कि वो जो लोग यही कह सकते हैं लोगों को और हमारे देखने वालों को कि जनाब आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए, जिस तरह के भी आप हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि किस तरह ये जो मसला है ये बढ़ता ही जा रहा है, और हम भी देख रहे हैं आसपास हमारे ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं कि हमें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदारा खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ अपने आप को ये कह दीजिए आई लव माई सेल्फ, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और भी बात करनी है लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब अब दोबारा से एक दफा फिर बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की होलनाकियों के हवाले से, जिनकी जद में एक मरतबा फिर तालीमी इदारे आ चुके हैं और पंजाब के लाहौर समेत 7 शहरों में 15 मार्च से 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीम के तनाजुर में बीमारी के फैलाव का जायजा लिया गया है, क्योंकि 5 करोड़ तालिब इल्म मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाते हैं और ये ऐसा शोबा है जिस पर बीमारी का बराह रास्त असर पड़ता है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस के मुस्बत आने की शरह में भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस ये फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे 8 माह से ज़ायद अरसा तक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से बच्चे नाकाबिले तलाफी तालीमी नुकसान हुआ है उनका। और तालीमी इदारों पर पाबंदी बच्चों की तालीम पर क्या असरात मुरतब कर सकती है, इस तालीमी नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है सहरिश आसिफ है। सहरिश, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सहरिश, हमने देखा पहले तालीमी इदारे 8 माह बंद रहे, उसके बाद दोबारा उनको बहाल किया गया और अब कल दोबारा ये फैसला किया गया है कि एक मरतबा दोबारा इनको बंद कर दिया जाएगा। तलबा के लिए कितना नुकसानदेह है ये? मैं ये समझती हूँ कि तकरीबन देखिए पिछले मार्च से अब तक तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1 ईयर हो गया है बच्चों को, ठीक है। इसमें बच्चों ने तकरीबन 2 से 2.5 माह स्कूलिंग जो है वो उन्होंने अटेंड की है।
तो उसमें बच्चों का वो टेम्पो, वो बच्चों का लर्निंग मोड हम डेवलप नहीं कर पाए हैं और उनका नुकसान इस हद तक मतलब हो चुका है और फर्दर आगे जो है वो नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें कि अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 माह पहले स्कूलिंग स्टार्ट हुई है और उसमें जो है उसके बाद अभी बच्चे सेटल डाउन हो रहे हैं। अभी बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा से उसी लर्निंग मोड में आए और हम उन्हें उनके ट्रैक पे लेके आए जो कि बच्चों का एक होता है। तो उसमें दोबारा से ये न्यूज़ जब से मतलब चल रही है, सुन रही है, तो ये मैं यही समझती हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो जिस तरह देखें कि केसेस बढ़ रहे हैं तालीमी इदारों में और बच्चों में भी हमने देखा कोरोना केसेस पाए गए, देन टीचर्स में भी कोरोना केसेस पाए गए, तो बच्चे कितना जहनी दबाव का शिकार होते हैं उसकी वजह से और उनकी वजह से वो कितना खौफ उनमें पैदा हो जाता है। ऑब्वियसली देखिए हमने जो है बच्चों को इस खौफ को, बच्चों के अंदर खौफ तो आ जाता है, टीचर्स में भी ऑब्वियसली ये होता है कि जिंदगी मतलब अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, सबको बहुत प्यारी है। तो उस हवाले से हर बंदा या तमाम लोग अपनी अपनी एंड पे इसकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहते हैं। तो खौफ तो हो जाता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो जितने SOPs पे अमल हमने स्कूल्स पे किया है इतना तो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। आप ये देखें कि स्कूल्स में जितने भी SOPs जो गवर्नमेंट ने जो अपने तौर पे जो बताए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन और उन पे फॉलो अप जितना स्कूल्स में हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी कोरोना केसेस वहीं से निकले। ये कोरोना केसेस 9 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ मुनीबा के ये जो कोरोना केसेस हैं जो स्कूल्स में जो है इंडिकेट हुए हैं ये बाहर से कैरियर है, ये स्कूल्स से कैरियर नहीं है। आप ये देखें कि शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, ठीक है जी, मैरिज हॉल्स में चले जाएं आप, शादियां हो रही हैं, सब लोग अटेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे कोई SOPs नहीं है, वहां पे जस्ट मतलब आप जा रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं। आप आजकल जो जैसे आप देखिए करंटली जो फेस्टिवल चल रहा है वहां पे किसी किस्म का कोई SOPs पे फॉलो अप नहीं हो रहा। तो ये वो स्कूल्स पे मैं कह रही हूँ कि जितना स्कूल्स ने इस चीज पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन कराई है, बहुत कम केसेस हैं स्कूल में या बहुत कम आप कह लें ये वो कैरियर्स हैं स्कूल में से इंडिकेट हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बाहर से कैरियर है। अच्छा, ये स्कूल से नहीं हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि स्कूल्स में देखें जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन है, मास्क बच्चे लगा के आ रहे हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, बच्चों की ब्रेक बंद है, कैंटीन्स बच्चों की बंद है, बच्चे आ रहे हैं अपनी स्टडीज कर रहे हैं और सोशली वो एक गैप से बैठे हुए हैं। तो ये इन तमाम चीजों पे फॉलो अप हो रहा है। तो स्कूल में ही बहुत कम इसकी जो है वो आप कह लें कि मैं समझती हूँ कि नहीं इस हद तक नहीं है और जितना के लोग बाहर से इस चीज को वो लेकिन कर रहे फिर इस तरह जो एक तसलसल होता है, एक रूटीन बच्चों की बनानी पड़ती है क्योंकि एक लंबे गैप के बाद वो ऑलरेडी स्कूल आए थे पढ़ने के लिए और अब दोबारा जब बंद कर दिया गया है तो उनकी रूटीन बनाना कितना मुश्किल है क्योंकि अब वो दोबारा से 2 हफ्ते घर में पढ़ेंगे। पहले भी वो घर से पढ़े थे जब वो सेटल होना आए थे और अब उनको दोबारा घर में भेज दिया गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब बच्चे देखिए स्कूल्स में मतलब देखिए एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है, बच्चों ने वहां आना है, बच्चों ने वहां पे लर्न करना है, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ उन्होंने उनकी कंपनी एंजॉय करनी है, उन्होंने अपने फेवरेट टीचर से अच्छे लेक्चर्स लेने हैं। तो स्कूल का जो ऑब्वियसली वो एक रूटीन है उनकी, वो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें स्कूल आना और वो स्कूल आना चाहते हैं, उन्हें पसंद है अपने फ्रेंड्स की कंपनी वगैरह। तो जब घर में बच्चे रहते हैं तो घर में देखिए एक मैं ये समझती हूँ कि माजत के साथ कि एक फ्री मोड है। देर से उठे, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया है जी, उसके बाद आप बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, आप डिफरेंट चैनल सर्च कर रहे हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स चल रहे हैं, उसके बाद लेट नाइट आप जाग रहे हैं और तालीम का दूर दूर तक कोई मेरा ख्याल है कि ताल्लुक नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और अब हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते बच्चे घर में रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे जो वालिदैन हैं उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों की अच्छी रूटीन के लिए और वो ध्यान भी दें कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? इसमें मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स वालिदैन का कितना बड़ा रोल है। मैं यही आपको बताना चाहूंगी इस वक्त वालिदैन के ऊपर मैं समझती हूँ कि दोहरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वालिदैन वो पेरेंट्स वो हैं जो बच्चों को स्कूल भेज के टीचर्स पे रिलाई करते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, ठीक है जी, बच्चों ने स्कूल से लेक्चर्स ले लिए, बच्चों ने होमवर्क कर लिया, बच्चों ने काम कर लिया, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ बच्चे स्कूल से घर आए और ट्यूशन, ठीक है, और कोचिंग के लिए चले गए बच्चे।
ठीक है जी। तो वालिदैन का इतना ही रोल था, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से वालिदैन के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी और है, और अब और ज्यादा आ गई है। आप ये देखें कि बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हैं स्टडी से। जो ऑनलाइन स्टडीज की अगर आप बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली अब यही होगा कि ऑनलाइन पे शिफ्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। तो उसमें ये है कि पेरेंट्स को मैं ये समझती हूँ कि रूटीन बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा बच्चों की हेल्प आउट करना पड़ेगा, टाइम टेबल बना लिया जाए कि ये आप कर सकते हैं, टाइम टेबल बना लिया जाए घर में। जबकि देखिए स्कूल्स ने इस जिम्मन में अपना, मैं कहती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। स्कूल्स ने बहुत अच्छे स्केड्यूल्स बना के दिए हैं और उनको ऑल्टरनेटिव डेज में, ऑल्टरनेटिव पीरियड्स में बच्चों को मतलब बड़े अच्छे जो है वो बड़ी आसान हद तक पेरेंट्स के लिए तालीम को, ऑनलाइन एजुकेशन को उन्होंने मतलब इतनी इजी अप्रोच में कर दिया है। अब वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, मैं ये समझती हूँ कि खास तौर पे देखिए मेल पेरेंट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होती है, और चूंकि वो एक हाउसवाइफ भी है, वो एक वर्किंग लेडी भी है, उसने बाकी सारे काम भी करने हैं, लेकिन उसको अपनी प्रायोरिटीज अपने बच्चों के लिए सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसे अपने बच्चों के लिए देखना है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है इससे। तो 2 वीक्स के लिए आप 2 वीक्स की बात करती हैं, जैसे आप देखिए वीक में 5 डेज स्कूल रन होता है और देखिए सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है। अच्छा, उसके बाद मंडे को जब बच्चे स्कूल आते हैं ना जी, तो हमें आप यकीन कीजिए उन्हें ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती है। अच्छा, बच्चों का मतलब वो 2 दिन में ही वो इतना हो जाते हैं। 2 दिन में वो इतना, और ये आप हिसाब लगाएं कि 8 माह से जो चीजें बंद थी और अब 1 साल होने वाला है, 2 हफ्ते की दोबारा छुट्टी दे दी गई है, तो इसमें बच्चों की जो तालीम का कितना हर्ज होगा। और अगर बात कर ली जाए तालीम के हर्ज के बारे में, तो जो इनका कोर्स है अब वो किस तरह कवर किया जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारा कोर्स जो है वो छूट गया है, घर में बच्चों ने इतना नहीं पढ़ा जो आके स्कूल में पढ़ा जाता है या क्लासेस में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। तो कवर अब किस तरह किया जाएगा इनके सिलेबस को? इस तरह है कि अभी इस वक्त तक तो ऑलमोस्ट बच्चों का जितना भी सिलेबस था, जो कह लीजिए कि सिलेक्टिव सिलेबस आप कह लीजिए, वो बच्चों का कवर हो चुका है। ठीक है, मैं चूंकि प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मैं उसी हवाले से बात करूंगी। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जितना भी सिलेबस हमने डिजाइन किया था बच्चों का, वो बच्चों को हमने ऑनलाइन एजुकेशन करवा दिया था, अकॉर्डिंगली हमने करवा दिया बच्चों को, या जैसे ही बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया तो मतलब करवा दिया। अब ये है कि ऑलमोस्ट सिलेबस इज कवर नाउ, ठीक है। अब उसमें ये है कि एग्जाम्स की उनकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है जी, ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं उनके। तो उसके बाद अब ये है कि बच्चे एग्जाम्स की तरफ आ रहे हैं, और ये सडन एक न्यूज सुनने को मिली है कि बच्चे, अब आप ये देखें कि एक बच्चे को मतलब एक होता है कि एक मतलब एक फिनोमेनन है कि एग्जाम्स हैं, पेपर्स हैं, तैयारी है, दिस दैट, ये तो एकदम से हम फिर से बच्चों को वो मतलब वो दे रहे हैं कि रिलैक्स हो जाए आप, नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। आप उसमें जो है जी वो आप अपनी करें, मतलब जब रिलैक्स करें ऑब्वियसली। तो अभी जब कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स भी हो रहे थे बच्चों के, तो अब उनको किस तरह कंडक्ट किया जाएगा? ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा या जब ये 2 हफ्तों के बाद आएंगे तब एग्जाम्स लिए जाएंगे? मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की इतनी इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे बच्चों के एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होने चाहिए। छोटे बच्चों के एटलीस्ट मतलब प्राइमरी लेवल तक आप ये कह लें या मिडिल लेवल तक बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो स्कूल्स में होने चाहिए। ठीक है, और उसमें बच्चे स्कूल्स आते हैं, टीचर्स उनकी रेपिटेशंस करवाते हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी एथिक्स हैं जो टीचर्स अपने बच्चों को कन्वे करते हैं। तो उस हवाले से बच्चों को स्कूल आए और आफ्टर 2 वीक्स का टाइम बच्चों को दे दिया जाए। लेकिन इन बिटवीन इन 2 वीक्स में मैं ये समझती हूँ कि मजीद खुदा ना ख्वास्ता इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसमें जो मैं ये समझती हूँ कि तालीमी इदारे तो देखिए अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ। तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने जो उन्होंने जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो हैं वो दें डिपार्टमेंट्स को, उनको बताएं कि किस तरह। पहले जैसे जब कोरोना देखें आप स्टार्ट हुआ है तो उसमें मतलब बड़े हाई अलर्ट्स दिए गए और बड़ी अच्छे से एसओपीज पे अमल दरामद कराया गया। लेकिन अब मतलब ग्रेजुअली इसको कम कर दिया गया। तो अब ये है कि फिर वही से हम वही उसी स्टेज पे आ खड़े हो गए। तो अब हमें, मैं ये समझती हूँ कि ये चाहिए कि हमें इन दोबारा से उसी चीज पे जाना चाहिए और सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए, स्कूल्स को जो है ना दोबारा बहाल कर देना चाहिए। ठीक है, ये कह सकते हैं, हम भी यही कहेंगे कि दोबारा तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने सारी देखे बहुत से हमारे यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई से भागते हैं, पढ़ाई के शौकीन नहीं होते। तो इस तरह की बंदिश जब आएगी, स्कूल खुलेंगे बंद हो जाएंगे बार बार, तो वो तो पढ़ाई से और ज्यादा दूर हो जाएंगे।
आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है उनके लिए तो ये ईद का सा समा उनके लिए तो बहुत बड़ी ये खुशी की बात है कि ठीक है उन्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा है और उन्हें जो है मतलब कोई उनकी और बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा चांस है मतलब इस चीज को जो है वो अवेल करने का। और वो तो पहले ही स्टडीज को इतना मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि जब आप एक बच्चों का एक प्रॉपर टेन्योर बना देते हो, आप डेली बेसिस पे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते, तो जब वो डेली बेसिस पे टीचर से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, एक कंपटीशन में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ये चीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेटर होना शुरू हो जाती है, क्रिएट जिम्मेदारी आना शुरू हो जाती है देखकर, तो वो इस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अब जब आप इस चीज से बिल्कुल आप हट जाते हो और घर पे रहोगे और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, घर में कहने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड आप कर रहे हो बच्चों को, तो वो तो मुझे बताइए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है और दूसरा ऑनलाइन सिस्टम जो है, इससे कितनी मुतमईन है आप? ये जो पाकिस्तान में चल रहा है इसी कोरोना के दौरान जब हम ऑनलाइन सिस्टम पर आए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुतमईन हैं आप इससे? मुनीबा, इसमें मैं ये कहूँगी कि जो हमारा डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का और जो आप ये कह लें कि ऑनलाइन में हम मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को अब हमें इंडक्टिव की तरफ लेके आना चाहिए। ठीक है, हमें ऑनलाइन की देखिए इस हद तक सेटिस्फैक्ट्री नताइज नहीं मिले। ठीक है, ठीक है, और देखिए एक जो ट्रेडिशनल वे है स्टडीज का, एजुकेशन का, वो चीज तो वो नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंडक्टिव में मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को जो है ऑनलाइन में आप बच्चों को इतना कैपेबल कर दें, इतना उनको ये बना दें, उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इंडक्टिव में, उन्हें आप देखें कि उन्हें कंक्लूजन्स मिलते हैं, उन्हें डिस्कवरी मिलती है, उन्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो इसमें ये है कि बच्चों को खुद से करने का, अपना माइंड यूज करने का उन्हें मौका मिलता है। बिल्कुल है। तो बच्चों को जो है अगर ऑनलाइन की तरफ जैसे मतलब अब हम आया चाहते हैं ऑनलाइन की तरफ ही, ऑब्वियसली इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसमें मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को इंडक्टिव की तरफ लेके आना चाहिए और जो है वो उस हद तक सेटिस्फैक्टरी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जो क्लासेस रूम में होता है, जो स्कूल में आके बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो स्कूल में रवैया होता है बच्चों का, वो घर जाके वैसा रवैया नहीं होता और उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर नहीं डाली जाती जो स्कूल में डाली जाती है। बहुत शुक्रिया, सहरिश आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, माहिर तालीम थे, और हम बात कर रहे थे स्कूलों के बंद होने की वजह क्या है, और वो है कोरोना। और हमारे साथ डॉक्टर मुराद रास भी मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सूबाई तालीम है, वजीर तालीम है, और उनको खुश आमदीद कहती हूँ मैं। सर, मुझे बताइएगा, दोबारा से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पहले भी 8 माह के बाद स्कूल खुले थे और कल दोबारा फैसला किया गया है कि स्कूल बंद हो जाएंगे 2 हफ्ते के लिए, कितना बड़ा नुकसान है तलबा के लिए ये? एजुकेशन का जो लॉस हो रहा है वो तो हम सबको पता है और काफी ज्यादा हो रहा है। पिछले 8 महीने से बच्चों को हमने घर बिठाया हुआ था, फिर अभी स्कूल खोले और अगेन एक ये सिचुएशन सामने आ गई है। मगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से ये नहीं कि स्कूलों में हो रहा था तो हमने बंद किए, ये क्योंकि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ना रेट बहुत हाई था, सो दैट्स व्हाई हमें ये स्कूल्स बंद करने पड़े। होपफुली इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते में खुल जाने चाहिए, हमारी तो पूरी यही ख्वाहिश भी है। मैं तो आपको पता है बहुत अगेंस्ट बंद होने के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, आपने फिर कल क्या तजवीज दी अगर आपसे पूछा गया तो? क्या स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं प्रॉपर तौर पर हो रहा था जिसकी वजह से ये केसेस सामने आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल्स में आई थिंक सबसे ज्यादा SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। द रीजन ये किया गया क्योंकि मैंने कहा जी अगर स्कूल्स बंद करें तो फिर पार्क्स को भी बंद होगा, और पार्क्स भी बंद हो रहे हैं 6 बजे, और जो रेस्टोरेंट्स में उन्होंने इंडोर का अलाउ करना था और शादी हॉल्स में वो भी डिले हो गया। सो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैसला किया गया, तो आप देखना इंशाल्लाह ताला हालात जरूर बेहतर होंगे और बड़ी जल्दी बेहतर होंगे। बिल्कुल। और सर, अभी देख रहे थे हम कि बहुत से स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों के, तो अब उनके बारे में क्या प्लान किया गया है? क्या उनके अभी ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे या 2 हफ्ते के बाद उनके दोबारा से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे? नहीं जी, जिनके एग्जाम है, एग्जाम के लिए बच्चा स्कूल जा सकता है, SOPs के साथ वहां पे एग्जाम लिया जाएगा। जिनके सेंड अप्स हैं
वो स्टैंड अप्स की इजाजत है लेने की, SOPs के साथ। जिनके एंट्री एग्जाम्स हैं उनको भी इजाजत है। मतलब ये 2 हफ्ते में वो स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और किसी चीज के लिए, सिर्फ एग्जाम दे के वहां से निकल आएंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, वो इन 2 हफ्तों में जा सकते हैं। और मुझे ये बताइए, जो आगे एक और भी बहुत सारे चहमगोइयां चल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएंगी, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल 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 ऐसा है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमने वो अनाउंस कर दिया। स्कूल ईयर जो है 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। हालांकि हर साल होता था अबाउट 2024 या 15 इस तरह होता था, वो तो अभी से हमने 1 अगस्त अनाउंस भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी उसका निकला है। ठीक है, डॉक्टर मुराद रास हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर तालीम थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट किया है। और उनका ये कहना है कि जिनके एग्जाम चल रहे हैं, जिन बच्चों के, वो जा सकते हैं प्रॉपर SOPs के साथ अपने स्कूल में एग्जाम्स देने के लिए। तो एक मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज है। आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हुआ जाता है और आपने अपना बेहद ख्याल रखना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।